हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको 11th मेगा टेस्ट नीट का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इट्स वेलोसिटी वेक्टर। देखिए, अगर इक्वल टाइम में इक्वल एंगल सबटेंड होगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा इस तरह से, राइट। इसके ड्यूरिंगली उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो टेंजेंशियली इस तरफ डायरेक्शन होगी, यहाँ पे टेंजेंशियली इस तरफ, मतलब कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ पे क्या चेंज होता रहेगा, तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। तो इसको सिंपली आपको रेवोल्यूशन पर मिनट में से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट इज होता है 60 सेकेंड। सिंप्लीफाई करें तो 60 2 ज़ा 120 एंड 2 2 ज़ा 4 पाई। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल circle of radius 20 semi, it has angular velocity of 10 radian per second, what is its linear velocity at any point on circular path। यहाँ पे आपको v और ओमेगा का रिलेशन पता होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका यूज़ करेंगे। r आपको दे रखा है 20 सेमी, मतलब कि 0.2 मीटर, और ओमेगा आपको दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, an electron is moving in a circle of radius 2 मीटर with speed 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है, जिसका फॉर्मूला होता है v² अपॉन आर। इसमें आपको लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दे रखी। लीनियर वेलोसिटी 4, तो उसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 10/रेडियस 2, मतलब कि आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन on horizontal terrain is given 16 kilometer if g is 10 meter per second square, what must be the muzzle velocity of the cell। यहाँ पे आप आर मैक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। आर मैक्स का फॉर्मूला होता है u² बाय जी। आपको u फाइंड करना है, तो u को सब्जेक्ट बनाने पे इक्वेशन बनेगा √rm/g। आर एम की वैल्यू हम पुट करेंगे 16 किलोमीटर, मतलब कि उसको मीटर में कन्वर्ट करने पे हो जाएगा 16 × 10⁻³ और जी की वैल्यू है 10। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 400 यूनिट लगेगा मीटर पर सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव ग्राउंड लेवल एट 100 मीटर पर सेकंड रिलीजेज अ ब्लॉक, हाउ फार ऑन ग्राउंड विल इट स्ट्राइक। किलोमीटर में आपको आंसर गेट करना है। तो मान लीजिए जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे ग्राउंड से 490 मीटर की हाइट पे यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज़ किया जा रहा है। तो ब्लॉक की जो ट्रैजेक्टरी है कुछ इस तरह से होगी, राइट। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको जो हाइट दे रखी है उस पर से टाइम निकाल लीजिए कि इस ब्लॉक को एयरक्राफ्ट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेकंड फार्मूला जो है h = ut+12 जिसमें ut वाला टर्म हम कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली क्या होगी, जीरो होगी, मतलब h = ½ GT² हो जाएगा। h की जगह हम रखेंगे 490, जी की वैल्यू 10/2 मतलब 5 हो जाएगी, इंटू t²। सिंप्लीफाई करने पे हमें e की वैल्यू मिलेगी 7√2 सेकेंड।
अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे हम एस इज इक्वल टू ये टी फार्मूला लगा सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी आपको दे रखी है 100, टाइम हमें मिला है 7√2, मतलब कि 700√2, और √2 की वैल्यू 1.4142 रख कर सिंप्लीफाई करने पे अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा 1000 मीटर आएगा, जिसको किलोमीटर में लिखना है, मतलब कि 1 किलोमीटर। सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको पूछा है अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 500 मीटर पर सेकंड एंड बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकंड, एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी। तो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से हम एयरक्राफ्ट में से बॉम्ब को रिलीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी कुछ इसी तरह से होगी। यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, तो 500, क्योंकि इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है। अब धीरे धीरे जैसे बॉल नीचे आएगा उस तरह उसकी वर्टिकल स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और वर्टिकल स्पीड हम अगर फाइंड करें तो वर्टिकल स्पीड कितनी मिलेगी आपको, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंगली इनिशियल स्पीड तो 0 है, प्लस जी टी ले लेंगे। जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और टाइम भी आपको 10 सेकंड दे रखा है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 1000 मीटर पर सेकंड। ये हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है। तो हमें पता करना है एंगल, तो टेन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, वाई अपॉन एक्स, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। तो वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट वी वाई अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट वी एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट हमें मिल चुका है 1000 और एक्स कंपोनेंट है 500, राइट। तो सॉरी, वाई कंपोनेंट 100 होगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो 100/500 मतलब कि 1/5, तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 इनवर्स 1/, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सेट हो रहा है यहाँ पे, 10 इनवर्स 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीट्यूड टाइम ग्राफ फॉर प्रोजेक्टाइल थ्रोवन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर के टॉप से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो करोगे तो उसकी ट्रेजेक्टरी किस तरह से थी आप जानते हो, ओके। आप इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हाफ ट्रेजेक्टरी के फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट से जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचता है तब उसकी ट्रेजेक्टरी किस तरह से होती है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है आपको उसकी ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे आपने एच हाइट से उसको थ्रो किया है, फिर वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगा, मतलब कि इसमें क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोला है बॉल रोल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द stairway with horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and b meter wide, the ball will hit the edge of the nth step if n is equal to blank. तो देखिए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टेप्स है, लास्ट नंबर का जो स्टेप है उसको nth स्टेप बोल देते हैं। यहाँ पे हर एक स्टेयर की जो स्टेप की जो हाइट है वो आपको h दे रखी है और उसकी जो विड्थ है वो आपको b दे रखी है। तो अगर टोटल हाइट पता करें तो यहाँ पे n स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट आपकी हो जाएगी NH और टोटल जो विड्थ है वो हो जाएगी BH, तो NB, राइट। तो NH को आप मैक्सिमम हाइट बोल दीजिए और NB को आप रेंज बोल दीजिए, ठीक है। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फार्मूला से अगर देखें तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू gx² अपॉन 2u², राइट। y मतलब वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो NH
और जी अपॉन 2u² को आप एज इट इज़ रखो। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, एन बी, इसका कर दो स्क्वायर। अब स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने पे n² b² हो जाएगा। दोनों तरफ से एक एन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आप n को सब्जेक्ट बनाओगे तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2h u² अपॉन GB²। तो उस तरह से हमारा जो आंसर सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा, 2h u² अपॉन GB²। राइट स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन में आपको बोला द रेंज ऑफ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 विथ हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। किलोमीटर में आंसर लाना। तो रेंज का एंगल के साथ क्या रिलेशन है ये आप जानते हो। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ बाय g। तो इसके अकॉर्डिंगली रेंज जो है वो क्या होती है, sin 2θ के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं r1 इज प्रोपोर्शनल टू sin 2θ1 एंड r2 इज प्रोपोर्शनल टू sin 2θ2। r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2θ1 अपॉन sin 2θ2। r1 आपको दिया हुआ है कितना है, 1.5 किलोमीटर। r2 आपको गेट करना है। sin θ1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 15 डिग्री, तो उसको ट्वाइस करने पे हो जाएगा 30 डिग्री। और θ2 की वैल्यू आपको दे रखी है 45, उसको ट्वाइस करने पे हो जाएगा sin 90। सिंप्लीफाई करेंगे तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 90 की वैल्यू 1। r2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/2 का 2 जो है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होकर मुझे फाइनली आंसर हो क्या मिलेगा, 3 किलोमीटर मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। Question number 11. Two bodies are projected with the same velocity if one is projected at an angle 30 and other at an angle 60। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइट पता करनी है, ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाइट का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, h इज इक्वल टू u² sin² थीटा बाय 2g। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि h किसके प्रपोजनल है, तो sin² थीटा के प्रपोजनल। तो h1 डिवाइड बाय h2 इज इक्वल टू हो जाएगा sin² θ1 डिवाइड बाय sin² θ2। ओके, तो h1 डिवाइड बाय h2 इज इक्वल टू θ1 आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री। तो sin² 30 डिवाइड बाय sin² 60। sin 30 और sin 60 की वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर है आपको मिलेगा 1/3। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 1/3। चलिए नंबर 12। टाइम ऑफ लाइट for projectile is 10 second, range is 500 meter, then maximum height attained by it will be। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप जानते हो, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। राइट, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 10 सेकंड रखिए और जी की वैल्यू भी 10 सेकंड ले लीजिए, तो आपको यू साइन थीटा मिल जाएगा 10 10 जा 100 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 50। ओके, अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगेंगे, एच इज इक्वल टू u² sin² थीटा डिवाइड बाय 2g। ऊपर के टर्म को हम u sin थीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं और u sin थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी, कितनी है 50। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 2g। जी की वैल्यू हम रखेंगे 10। सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 125 मीटर। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो रेंज की वैल्यू दी गई है वो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई यूज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज। तो मैक्सिमम हाइट पे आप जानते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट क्या रहती है, यू कॉस थीटा के इक्वल रहती है। तो मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, तो यू कॉस थीटा, वर्टिकल हाइट हो जाएगी ज़ीरो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, यू कॉस थीटा।
क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है √3 x माइनस x² डिवाइड बाई 2। इसको आप एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। तो कंपैरिजन करने पे आप देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, मतलब कि थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी 60 डिग्री, राइट। और x² के अलावा का जो टर्म है वो है g डिवाइड बाय 2u² cos² थीटा, जिसकी वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो आपको 1/2 मिलेगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दीजिए, ठीक है, और सिंप्लीफाई कीजिए, जी की वैल्यू आपको 10 ले लेनी है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको मिल जाएगी √40। तो √40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 2√10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, a boy playing on a roof of 10-meter high building throw a ball with speed 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. Blank meter far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground. जी sin 30 और cos 30 की वैल्यूज आपको दे रखी है। सिंपली यहाँ पे आपको रेंज पूछी हुई है, तो रेंज का हमारा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे u² sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा आपको 30 दिया, उसका ट्वाइस करने पे हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई जी की वैल्यू भी हम 10 ले लेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 5√3, और √3 की वैल्यू 1.73 रखने पे आंसर आएगा 8.66 मीटर। तो हमें जो रेंज है वो मिलेगी 8.66, मतलब कि ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, two objects are thrown up at an angle 45 and 60 respectively with the horizontally. Both objects attain same vertical height, then the ratio of magnitude of velocities with which they are projected. यहाँ पे आपको h सेम दिया है, मतलब कि आप h1 इज इक्वल टू h2 ले सकते हैं। h का फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब g दोनों में कॉमन होगा तो g को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा u1² साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा u2² साइन स्क्वायर थीटा 2। आपको u1 और u2 का रेशियो पूछा हुआ है, तो u1 डिवाइड बाई u2 इज इक्वल टू हो जाएगा √ओवर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1। दोनों के रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 में थीटा 2 और थीटा 1 आपको ऑलरेडी दे रखा है, उसको पुट करने पे फाइनली आपको आंसर मिलेगा √3/2। स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो √3/2 मतलब ऑप्शन डी रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, a particle is dropped from height and another particle is thrown in the horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is, तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइट सेम है, यहाँ से हम एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं और दूसरे पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो देखिए जिसको हमने थ्रो किया है उसकी भी वर्टिकल स्पीड तो ज़ीरो ही है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स के लिए वर्टिकल स्पीड ज़ीरो है, राइट। तो वर्टिकल स्पीड ज़ीरो होने पे आप जानते हैं कि हमारा जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों पार्टिकल्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे, मतलब कि दोनों एक साथ ही ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। तो देख लीजिए उस तरह का ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर बन जाएगा। बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोजेक्टाइल? So an aircraft taking off, a bullet fired from the rifle, a ball thrown horizontally from the roof, and a football kick. फुटबॉल किक तो एक आइडियल एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। बॉल को जब किसी हाइट से थ्रो किया जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा। बुलेट को भी जब फायर किया जाएगा तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। एयरक्राफ्ट का जो टेक ऑफ है वो किसी भी फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर बस साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक of radius 9 meter and complete 120 revolution in 3 minutes. Magnitude of centripetal acceleration of the monkey is। यहाँ पे देखिए आपको 3 मिनट में 120 रेवोल्यूशन हो रहा है ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस पे से ओमेगा गेट कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होगा थीटा बाई टी। थीटा 120 रेवोल्यूशन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड बाय 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 इंटू 60 सेकेंड, तो ये 60 टू 120 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। अब हमें पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, जिसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपन आर या तो आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू 9 और ओमेगा की जो वैल्यू हमने गेट की वो रख कर सिंप्लीफाई करने पे हमें जो फाइनली आंसर है वो मिलेगा 16 पाई स्क्वायर। यूनिट लगेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन circular path maintains constant acceleration, constant velocity but varying acceleration, varying velocity and varying acceleration and constant velocity। सर्कुलर मोशन में आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि पार्टिकल का जो पाथ है वो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। मतलब कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है बट वेरिंग वेलोसिटी। एक तो वेरिंग वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। मतलब कि वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने का कॉमन फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी कैसे करेंगे? तो उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है और सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो आपको मिलेगा 9 प्लस 16 माइनस 25। अब नीचे की वैल्यू जो भी आनी हो डजेंट मैटर, क्योंकि ऊपर की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो अगर आप टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली ज़ीरो रख दोगे तो भी चलेगा, राइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको ज़ीरो मिल रही है, इसका मतलब कि थीटा हमारा कितना होगा? तो 90 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए इज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलता है वो उन दोनों वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में, राइट। तो ए क्रॉस बी करने पे आपको जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे मिलेगा? तो आउटवर्ड, मतलब कि आपके मोबाइल के स्क्रीन के बाहर की तरफ मिलेगा, राइट। अब ये जो वेक्टर मिला है वो मान लीजिए सी है, तो सी का ए के साथ एंगल क्या होगा? तो ए आपके मोबाइल के स्क्रीन की प्लेन में है और सी मोबाइल के स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, मतलब कि ए और सी क्या हुए? परपेंडिकुलर। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, बोला है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी? यही कंसेप्ट लगेगा कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको ए की पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने पे आपको कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ए स्क्वायर
-2a-3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने पे आपको a की दो वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू +3। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, a की 3 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए 3। ओके स्टूडेंट्स, 24 यहाँ पे आपको बोला है कि अगर वेक्टर ए बी सी में क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब कि ए बी के परपेंडिकुलर होगा, राइट। ए और सी का भी डॉट प्रोडक्ट मतलब 0 है, मतलब कि ए और सी भी परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पे ए किसके पैरेलल, तो बी और सी के पैरेलल तो नहीं है, ए और बी ऑप्शन तो गए। अब देखिए बी डॉट सी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन सी में, अब ये डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें जो आंसर है वो स्केलर मिलता है, मतलब ये आंसर तो कदा भी नहीं हो सकता, तो बचेगा सिर्फ ए के आंसर, कौन सा, ऑप्शन डी, मतलब कि बी क्रॉस सी, मतलब ए जो वेक्टर है वो किसके पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी से आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा उसके पैरेलल होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी इज वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो देखिए ए माइनस बी से आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ए और बी से, ए और बी जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में मिलेगा, और ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो आपको प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा, राइट। तो एक परपेंडिकुलर है एक प्लेन के अंदर, मतलब कि ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो हुए, राइट। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर मान लीजिए -b, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इसी प्लेन में होगा, और ए क्रॉस बी से जो आपको बी इस तरफ होगा, एग्जैक्टली -b के ऑपोजिट में। ओके, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आपको जो मिलेगा सी वो स्क्रीन के आउटवर्ड होगा, मतलब कि इसको डी बोल देते हैं और सी आउटवर्ड है, तो सी और डी क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए, इसका मतलब कि ए माइनस बी और ए क्रॉस बी से जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर रहेगा। 26, द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 80² एंड वाई इज इक्वल टू BT²। यहाँ पे आपको पार्टिकल की स्पीड पता करनी है, तो देखो दोनों को एक एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिलेगा वाई इज 80 और वाई को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा वाई इज BT। इसको हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बोल देते हैं और इसको हम वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोल देते हैं। चलिए हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करनी है, तो √/(px² प्लस (by²), वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट कर कर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 2t √/(a² प्लस b²। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, 2t √/(a² प्लस b², मतलब ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिए हैं एफ और आर, आपको उनके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता करना, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि एफ डॉट आर करना है, एफ डॉट आर करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो 6 + 2 मतलब कि 10 मिलेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है, एफ क्रॉस आर, मतलब कि आपको यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस खींचनी है, आई कैप जे कैप के कैप। सेकंड रो में हम एफ के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 1 -1 और लास्ट में 3 2 -2। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा जे कैप प्लस के कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है मोड ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस आर वो आपको मिलेगा √2, तो 10 और √2 आंसर आएंगे हमारे, मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको बोला इफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3a.b देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो सबसे पहले हम ये जो कंडीशन दी है उस पे से एंगल निकाल लेते हैं, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू
√3 ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी हो जाएंगे कैंसिल। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 60 डिग्री। चलिए अब हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो उसका फॉर्मूला बनेगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा में थीटा आप 60 पुट करोगे तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा a² प्लस b² प्लस ab, और रूट को पावर में क्या लिख देंगे 1/2। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दो फोर्सेज हैं पी और क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड है 2f और 3f। जब उनके बीच का एंगल थीटा होता है तब हमें जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम बोल देते हैं आर। अब क्यू का मैग्नीट्यूड डबल करने पे रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, तो आपको पता करना है एंगल कितना हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रीड करना। टू फोर्सेज पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f and 3f respectively are at angle theta with each other. If force q is double then the resultant also get double, then the angle theta is, थीटा की वैल्यू आपको पता। तो देखिए सबसे पहले आपको जो पहले जो कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंगली हम अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखे तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल होगा √p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा। अब क्यू का मैग्नीट्यूड डबल करने पे रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, मतलब कि 2r इज इक्वल टू √p² प्लस क्यू की जगह हम ले लेंगे 2q² प्लस 2p, क्यू की जगह 2q इंटू कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे जो r है उसकी वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, ये वाली, राइट। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे r की जगह पुट करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अब उस इक्वेशन में दोनों तरफ से रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पे हमें इक्वेशन कैसा मिलेगा, तो 4 ब्रैकेट में p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4pq कॉस थीटा, राइट। अब p और q के मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं, वो पुट कर दीजिए 2f और 3f, और फिर आगे सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा आपको कि 12f² इज इक्वल टू -24f² कॉस थीटा। दोनों तरफ से f² कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा -1/2, सो थीटा इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन ए इस तरह से करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा किया हुआ नहीं है, आई होप कि आप उस सिंप्लीफिकेशन को समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर फॉर्म में गेट करना है तो फॉर्मूला हमारा बनेगा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, राइट। ए कॉस थीटा मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इंटू बी कैप, बी कैप मतलब वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा ए डॉट बी अपॉन बी, ब्रैकेट को ना दीजिए यहाँ पे, और ब्रैकेट के बाहर बी अपॉन बी, वेक्टर बी अपॉन बी, ए डॉट बी आप करोगे तो आपको मिलेगा 2, बी का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा √2, वेक्टर बी आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, वो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5t² minus 4t plus 5 meter. The magnitude of velocity of the particle at t is equal to 2 second will be.
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं 1D मोशन के, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स का फॉर्मूला है 5t² माइनस 4t प्लस, इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, 10t माइनस 4, और इसमें t की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है, 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 20 माइनस 4 मतलब क्या आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, a body is thrown vertically upward which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time graph। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर धीरे 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 घटकर वो जीरो हो जाती है। कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर कर फिर से अपनी वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ाकर धीरे धीरे वो ग्राउंड पे आता है। जब ग्राउंड पे टकराता है तब वो सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही बन रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, उसके बाद वो डिक्रीज होकर मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो, फिर वो अपनी डायरेक्शन को बदल कर वापस क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, the distance traveled by body moving along a line in time t is proportional to t cube, the acceleration time graph for the motion of the bodies। तो x आपको दिया हुआ है टी क्यूब के प्रोपोर्शनल, मतलब कि हम x इज इक्वल टू टी क्यूब लिख सकते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, x को एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि 3 kt², और फर्दर एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन 6 kt। मतलब कि आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है, और जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो ग्राफ है हमें कैसा मिलता है, तो लीनियर। मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 34, a car covers AB distance with first one third at velocity v1, second one third at velocity v2 and last one third at velocity v3। v3 is equal to आपको दिया है 3v1, v2 is equal to 2v1 and v1 is equal to 11, then the average velocity of the car। इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए शॉर्टकट अपना सकते हैं, या तो आप मैन्युअली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं। शॉर्टकट इस तरह से बनेगा, v इज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे v1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकंड, v2 v1 का डबल है मतलब कि 22 हो जाएगा, और v3 v1 का ट्रिपल है मतलब कि 33 हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। और पुट करके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आप आपकी सूझबूझ से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फाइनली सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 18 मीटर पर सेकंड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 0 to 10 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डिस्टेंस पता करने के लिए आपको जितना भी ग्राफ, जितना भी एनक्लोज्ड एरिया दिखाई दे रहा है उन सब एरियाज़ का एडिशन कर देना है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पॉजिटिव साइड में जो भी ग्राफ है उसमें से नेगेटिव साइड के ग्राफ के एरिया को माइनस करना है। तो देखिए, ये जो एरिया है वो हमें कितना मिलेगा, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 8 2 16। ओके, इसका एरिया आपको कितना मिलेगा, तो इसका एरिया भी आपको मिलेगा 4 4 से 8, मतलब 4 4 16, ये भी 16 ही रहेगा। इसका एरिया आपको कितना मिलेगा, तो इसका एरिया आपको मिलेगा 4 2 8, और ये एरिया कितना मिलेगा, तो ये एरिया भी आपको मिलेगा 4 2 8।
तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सबका एडिशन कर देंगे, तो 16 + 16 + 8 + 8 मतलब 16 3 48। और डिस्प्लेसमेंट गेट करने के लिए हम ऊपर एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे, तो ऊपर का एरिया 16 + 16 32 -16 मतलब कि 16। अब हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ये रेशियो पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला, तो 16, डिस्टेंस हमें कितना मिला 48, 16 3 48 होते हैं, मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा 1/3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 36। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड। तो इसको भी आप मैन्युअली डिस्प्लेस टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसका भी शॉर्टकट आप जानते हैं क्या होता है, तो v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 और v2 की वैल्यूज़ आपको दे रखी है, v1 है 3, v2 है 5। पुट करने पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 3.75 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बोला है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन फिगर। तो यहाँ पे स्कूल कौन सी है, तो ओ। ओके, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे स्टेट्समेंट दिए हुए रीड करते हैं। तो पहले बोला है कि ए लीव क्लोजर टू स्कूल, दूसरा बोला बी लीव्स क्लोजर टू स्कूल, ए टेक्स लेस टाइम टू रीच द होम, ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी एंड बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। देखिए क्लोज कौन रहता है, स्कूल के नज़दीक कौन रहता है, तो ए जो है वो स्कूल के नज़दीक रहेगा, क्योंकि ए का घर पी है, बी का घर क्यू है, और पी क्यू से पहले आता है, मतलब कि ओ के नज़दीक कौन है, पी। और पी किसका घर है, ए का घर है, तो ए नज़दीक रहता है स्कूल से, मतलब कि हमारा एक ऑप्शन ए सही है। कौन फास्ट ट्रैवल करे, तो उसके लिए हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप सिंपली हम एंगल पे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ए से ग्रेटर है, मतलब कि बी की स्पीड ए से ज़्यादा है, बल्कि बी ए से फास्ट ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन ई भी हमारा करेक्ट आंसर है। सी में लिखा ए टेक्स लेस टाइम टू रीच होम, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी पहले पहुंचेगा, ए बाद में पहुंचेगा। तो बी सी और डी हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट्स हैं ए और ई। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन ए एंड ई ओनली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। A 150-meter long train is moving to north at speed of 10 meter per second and parrot flying towards south with speed 5 meter per second crosses the train, time taken by parrot to cross the train। तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हुआ। ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, पैरेट साउथ में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो अगर हम ट्रेन को या तो पैरेट को किसी एक को स्टेशनरी मान लें, मान लीजिए ट्रेन को हमने रोक दिया है, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो पैरेट को मिल जाएगी। तो पैरेट की टोटल वेलोसिटी है वी पी, वो क्या हो जाएगी 5 + 10 मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड से पैरेट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 150 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट उसका वो 150 मीटर, वेलोसिटी थी 15, आंसर आएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 39। पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन ए मूविंग एट 90 km/h observe another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of train B is 54 km/h, then length of B is। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें लेंथ पता करनी है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे भी आपको अपोजिट डायरेक्शन दी हुई है, तो पैसेंजर किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला दीजिए, तो ट्रेन ए की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी 90 + 54, मतलब कि 144 km/h। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 144 × 5/18, तो आंसर आएगा आपका
एज इट इज़ रखेंगे तो अभी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 18 8 जा हो जाएगा, 8 5 जा हो जाएगा 40। अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल पता करना है, तो डी इज इक्वल हो जाएगा वी टी। डी हमें मिला है 40 और टाइम दिया हुआ है 8। आंसर आ जाएगा 320 मीटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। A stone thrown upward with speed u from top of the tower reaches the ground with velocity 3u, the height of the tower। ये हाइट h मान लीजिए, यहाँ से हमने किसी स्टोन को थ्रो करा है u वेलोसिटी से, ये जाकर ग्राउंड को 3u वेलोसिटी से टकरा रहा है। अब क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक का तो नेगलेक्ट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जानते हैं। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पे से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हम उसके लिए हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। भी आपको दिया है 3u, इसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही है, मतलब कि यू स्क्वायर अपॉन 2g। 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8u स्क्वायर बाई 2g, मतलब कि 4u स्क्वायर बाई जी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 41। Two spheres of same size, one of mass 2 kg and another of 4 kg, are dropped simultaneously from the top of Qutub Minar, whose height is 72 meter. When they are 1 meter above the ground, the two spheres have the same। तो फ्री फॉल का केस है, फ्री फॉल के केस में क्या सेम होता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन सेम होता है, राइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। ओके, एक्सेलरेशन। उसके बाद नंबर 43। अ पार्टिकल इज thrown vertically upward with velocity 4 meter per second, the ratio of its acceleration after 1 second and 2 second। तो देखिए ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट उसका एक्सेलरेशन सेम रहता है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो किसी भी टाइमिंग पे आपको एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा जाए तो वो ऑलवेज क्या होगा, 1 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आई थिंक ये 41 वाला क्वेश्चन छूट गया था, वो देख लेते हैं। बॉल ऑफ मास m1 and another ball of mass m2 are dropped from equal height if time taken by the balls are t1 and t2 respectively, then। देखिए यहाँ पे टाइम का मास के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। मास कितना भी हो, ग्रेविटी सबके लिए इक्वल होती है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करें। तो यहाँ पे दोनों बॉल सेम टाइम के बाद ही बॉटम पे पहुँचेंगे, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। A ball is released from the top of the tower of height h meter. It takes t second to reach the ground. What is the position of ball at t by 3 second? तो ये मान लीजिए टावर, टावर की हाइट आपको दे रखी है h, यहाँ से हमने बॉल को रिलीज़ किया, t टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच रहा है बॉटम पे, ठीक है। तो t बाई 3 टाइम के बाद वो कहाँ पे होगा, तो मान लीजिए कि t बाई 3 टाइम के बाद वो कहीं यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो t बाई 3 टाइम के बाद कवर हुआ है। तो अगर उसकी पूरी जर्नी के लिए हम इक्वेशन लिखे तो h इज इक्वल टू होगा हाफ जी टी स्क्वायर, और टी की जगह हम लगाएंगे कैपिटल टी स्क्वायर, और एच डैश डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अगर फॉर्मूला लिखे तो होगा हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें टी क्या ले लेंगे, टी बाई 3 का स्क्वायर। चलिए इन दोनों का रेशियो ले लेना है, एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू हाफ जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर टी स्क्वायर और नीचे टी स्क्वायर बाई 9, तो 9 ऊपर ले लेंगे, टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच डैश इज इक्वल टू आएगा एच बाय 9। अब हमें अगर ग्राउंड से पता करना है तो ग्राउंड से ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो h माइनस एच बाई 9, मतलब कि हो जाएगा 8h/9। तो ग्राउंड से 8h/9 होगा और टॉप से h/9। अब यहाँ पे h/9 वाले एक ऑप्शन दिया तो है आपको सी में, बट वो ग्राउंड से है,
वो इनकरेक्ट है, गलती से भी उसको मत करना। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 8 h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 45। A body is projected vertically upward direction from the surface of the earth. If upward direction is taken as positive, then acceleration of the body during its upward and downward journey are respective। तो देखिए बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड ही होता है। इन्होंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना हुआ है तो हम डाउनवर्ड को नेगेटिव मानेंगे। तो बॉडी अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पे दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा कैसा रहेगा, तो नेगेटिव ही रहेगा। मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू।